गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको गद्य खंड से एपीजे अब्दुल कलाम का जो पाठ है हम और हमारा आदर्श, इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित थे गद्य खंड से, काव्य खंड से, संस्कृत खंड से, वो पूरे हो चुके हैं। आपका अंतिम अध्याय हम और हमारा आदर्श जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है वो शेष है, जिसकी व्याख्या मैं आज आपको बताऊंगी। जीवन परिचय से आप परिचित हैं, तो देखिए हम और हमारा आदर्श। इस अध्याय में लेखक ने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है? मुख्य रूप से वो है हर नागरिक में समृद्ध राष्ट्र की इच्छा होनी चाहिए। जब तक एक समृद्ध राष्ट्र की इच्छा हम नहीं रखेंगे तब तक हम एक विकसित देश के नागरिक नहीं बन पाएंगे। दूसरा, प्रगति के लिए स्वयं के महत्व को पहचानना। जब तक आप अपने जीवन में अपने खुद के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक प्रगति के क्षेत्र में आगे नहीं जा पाएंगे। तीसरा है महत्वाकांक्षा। हमें हमेशा अपनी क्षमता से अधिक महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगला चीज, जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक चीजों का महत्व। कलाम जी भौतिकता के भी पक्षधर थे। ये भौतिक चीजों को ऐसा नहीं कि आध्यात्म से अलग नहीं महसूस करते थे। अभी आप पाठ पढ़ेंगे तो सब आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इनको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब देखिए संक्षेप में सार तत्व के रूप में लेखक ने क्या कहा है। डॉक्टर कलाम अपनी कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षा जैसी चीजों को मानते हैं। उनका मानना है कि हर विद्यार्थी और युवा को सर्वप्रथम अपनी कीमत हमेशा ऊंची आंकनी चाहिए और देश के प्रति भावी नागरिक बनने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करनी चाहिए। जितनी भी हमारी जिम्मेदारी को समझना और उसका निर्वहन करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। और एक चीज कहते हैं कि अपनी जो क्षमता है उस क्षमता से ऊंची महत्वाकांक्षा रखना। हर विकसित देश के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इसी विश्वास को पुख्ता किया और अपनी आकांक्षाओं को साकार रूप दिए। किस विश्वास को? यानी उन्होंने हमेशा अपनी कीमत को ऊंची आंका। फिर आगे कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि समृद्धि और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अर्थात भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत चीज नहीं है। इनका ये कहना था कि भौतिक चीजों की अपेक्षा रखना, उनकी इच्छा रखना, अपने पास उन्हें उपलब्ध करना ये कोई गलत चीज नहीं है। मैं न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी समृद्धि को अधिक श्रेय देता हूँ, क्योंकि आप सब इनके जीवन को पढ़ी होंगी, जानती होंगी कि काफी आर्थिक कठिनाइयों से इनका जीवन ग्रसित था और आर्थिक तंगी को झेलते हुए किस तरह से ये ऊंचाई को प्राप्त किए, उस चीज को वो आगे पाठ में बताएंगे कि वो क्या ऐसी चीज थी जो इन्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दे गई। इसलिए जब भी कोई कार्य किया जाए पूरी लगन और मेहनत से करिए। ये हमेशा युवाओं को एक ही सीख देते रहे हैं कि अपने जीवन क्षेत्र में आप जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़िए उसे पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करिए। इसीलिए हम में और प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ऊर्जावान होकर खुले दिल से अपने कार्य को करती है। युवा शक्ति के संपर्क करके उनके सपनों को साकार करने की प्रेरणा देना ही मेरा कर्म रहा है। कलाम जी ने अपने जीवन का मुख्य कर्म क्या बताया है? युवा पीढ़ी से मिलना और युवा पीढ़ी से मिलकर उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करना। वो हमेशा युवाओं से यही कहते हैं कि आप जो चीज भी करें, जो काम करें, पूरी लगन और मेहनत से करें तथा आप अपने आसपास खुशियों का प्रसार करें, आप खुद भी खुश रहें। अब देखिए पहला गद्यांश जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये तो पाठ का सारांश था। पहले गद्यांश के लेखक ने क्या कहा है? मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचता हूँ। अब वो प्रश्न भी कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर भी खुद ही देंगे। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ
तो विश्वास नहीं होता। ये अपने जीवन की ही कहानी एक तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? देखिए, अब यहाँ प्रश्न है, आगे उत्तर भी दे दिए कि महत्वाकांक्षा। अब देखिए लेखक क्या कहना चाहते हैं। इनका कहना यही है कि जब मैं अपने छात्र जीवन के बारे में सोचता हूँ तो मैं इसी सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर ये सारी चीजें संभव कैसे हुई। कितनी लंबी यात्रा तय करके मैं यहाँ तक पहुँच आया, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, अर्थात अपने जीवन के पीछे की घटनाओं के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ये स्वप्न सा लगता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे संभव हो सका। मुझे उस पर विश्वास ही नहीं होता, मैं यकीन नहीं कर पाता कि मैं कहाँ से कहाँ चला आया। फिर एक जवाब उनको मिलता है खुद ही कि ये मेरी महत्वाकांक्षा थी। ये महत्वाकांक्षा ही उस आर्थिक तंगी में, विकट परिस्थितियों में झेलने की मेरे अंदर हिम्मत प्रदान की, और वो महत्वाकांक्षा हर परिस्थिति का सामना करते हुए मुझे आगे बढ़ने का साहस देती गई, जिस कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच सका। तो इसीलिए वो युवा पीढ़ी को, छात्र जीवन में छात्राओं को यही संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को, हर छात्र को, हर युवा को, चाहे जो भी परेशानी हो, उन परेशानियों की तरफ ध्यान न देते हुए अपनी महत्वाकांक्षा की ओर ध्यान दीजिए। वो महत्वाकांक्षा आपके जीवन में, जीवन पथ पे आए हुए परेशानी रूपी कांटों को स्वयं हटाती जाएगी और आप सफलता की चरम सीमा पे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे फिर उन्होंने कहा है कि कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि मैंने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात तो आपको समझानी चाहिए कि या आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है, क्योंकि कोई भी चीज जो भी है वो प्रकृति में ईश्वर के द्वारा ही दी हुई है। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हर चीज में ऊर्जा है। हम भी ईश्वर के ही अंश हैं। प्रकृति के सारे कण ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। तो जब हर चीज ईश्वर के ही द्वारा प्रदत्त है तो उन चीजों का भरपूर हमें उपयोग करना है। और यहाँ आगे लेखक ने ये भी कहा है कि जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक हैं, तब तक हम अपने कर्तव्य के निर्वहन के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे। जब हम ये अपने मन में ठान लेंगे कि हम एक विकसित देश के नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमारे कर्तव्य का बोध होगा और उस कर्तव्य को समझते हुए हम अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में लग जाएंगे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हर पल प्रेरित करेंगे। उदाहरण के रूप में उन्होंने कुछ विकसित देशों के नाम भी दिए हैं। जैसे ऐतिहासिक तथ्य बस इतना ही बता देता है कि जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया। क्या विश्वास पैदा किया कि मैं एक विकसित देश का नागरिक हूँ। इस विश्वास को उन्होंने पैदा किया जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर पल प्रेरित किया। और मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। अर्थात आप अपने को एक विकसित देश का नागरिक मानिए तो आपके कर्तव्य का आपको बोध होगा, और आप ये सोचिए कि एक समृद्ध और संपन्न देश में हमें एक अच्छा जीवन का निर्वाह करना है। ऐसे भाव जब आपके अंदर पैदा होंगे तो निश्चित रूप से अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए हम जागरूक होंगे। इस चीज को हमें अपने अंदर उत्पन्न करना होगा। आगे लेखक ने कहा है कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत बात है। इन्होंने ये कहा है कि भौतिक और आध्यात्मिक चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है, और न ही मैं भौतिकता को अपने पास रखना या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना, इसको भी मैं गलत नहीं मानता। उनका कहना है कि भौतिकता और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भौतिकता अर्थात समृद्धि और संपन्नता हर व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा करती है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, स्वयं में सुरक्षा का भाव पैदा करती है। क्योंकि जब तक भौतिकता या संपन्नता व्यक्ति के अंदर नहीं होगी, तब तक व्यक्ति न तो स्वयं को अपने
को सुरक्षित महसूस कर पाएगा और न ही आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। एक उदाहरण के रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि यदि आपके पास मात्र 100 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए हैं, तो निश्चित रूप से 100 रुपए वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले 50 बार सोचेगा कि मैं इस कार्य को करूं, इसमें मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। वहां उसके मन में न तो विश्वास जागृत होगा, न स्वयं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस होगा। लेकिन ज्यादा पूंजी वाला किसी भी कार्य को बहुत ही सहज तरीके से शुरू कर लेता है, स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। तो समृद्धि अत्यंत आवश्यक है। भौतिकता हमारे अंदर हमें सुरक्षा का भाव प्रदान करती है, आत्मविश्वास जगाती है। इसलिए वो कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं उसका पक्षधर हूँ। और उनका यही कहना है कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिताता रहा, लेकिन सर्वत्र मैं समृद्धि की ही कद्र करता रहा, क्योंकि समृद्धि अपने साथ विश्वास और सुरक्षा लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को भी बनाए रखने में सहायक होती है। देखिए, जब आदमी पूंजी से परिपूर्ण होता है, भौतिकता से संपन्न होता है, तो स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत कर लेता है और विपन्नता व्यक्ति को पराधीन बना देती है। जो भौतिक चीजों से परे है, जो भौतिक चीजें जिसके पास नहीं होती, वो पराधीनता का जीवन व्यतीत करने लगता, वहां स्वतंत्रता बाधित होती है। कलाम जी का कहना था और वास्तव में आज के युग में ये बात कटु सत्य है। आगे कहते हैं कि सर्वत्र समृद्धि की ही कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने आप में सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में भी सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे, जैसे देखिए, हमारा भारत देश जब गुलाम था, तो उस गुलामी के दौर में हम अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारी पूंजी पे अंग्रेजों का अधिकार था। लेकिन जब वो पूंजी हमारे पास आ गई, तो हम स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करते हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही लेखक का कहना है कि ये भौतिक संपन्नता हमें सुरक्षा और माने अपने आप में सुरक्षा का भाव पैदा करती है और स्वतंत्रता का जीवन जीने का प्रेरणा देती है। मौसम में आप फूलों को देखिए, आकाश की ओर देखिए, अनंत आकाश चारों तरफ फैला है, इसका कहीं अंत हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब प्रकृति खुले दिल से अपने हर कार्य को करती है, तो निश्चित रूप से हमें भी स्वतंत्र रूप से, खुले दिल से, ऊर्जावान होकर स्वतंत्रता पूर्वक हर कार्य को करना चाहिए। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज और लेखक ने इस पाठ में कहा है, थोड़ा सा उसको भी बता के मैं खत्म कर देती हूँ कि देखिए, कहा यह जाता है कि न्यूनता में गुजारा करने और जीवन बिताने में ही निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। लोग कहते हैं कि न्यूनतम चीजों में ही आप जीवन व्यतीत करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। गांधी जी का भी उदाहरण उन्होंने दिया है कि गांधी जी बहुत न्यूनतम चीजों का उपभोग करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे। लेकिन ये तो उनकी खुद की सोच थी। अगर मैं ये कहूँ कि गांधी जी के विचार को आप अपने ऊपर लागू करिए और उसी सिद्धांत पे आप जीवन व्यतीत करिए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंतरात्मा से उपजी हुई भावना नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि जो भाव आपके अंतर मन से उत्पन्न हो, उसी भाव के अनुसार आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। क्योंकि त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपने को जानना, उन्हें बताना और पूरी तरह से पूरा करना।